अगर नागालैंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो नागालैंड के 60 एमएलए के घरों को जलाकर राख कर दिया जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, नागालैंड के ही एक 3000 मेंबर प्लस ग्रुप ने लिखित में हस्ताक्षर समेत यह वार्निंग जारी की है सरकार को। और अमित शाह ने उन पर यूएपीए नहीं लगाया है, बल्कि आश्वासन दिया है कि नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स और क्रिश्चियंस यूनिफॉर्म सिविल कोड से एग्जेम्प्ट होंगे। उधर आदिवासी संगठनों ने भी गुहार लगाई है कि झारखंड के ट्राइबल्स को 5th शेड्यूल का इस्तेमाल करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर उनको ना लाया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जाहिर तौर पे यूसीसी का विरोध किया है और यह मांग की है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज को यूसीसी से एग्जेम्प्ट किया जाए। अभी इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को छुएगा या नहीं। वही HUF जिसका इस्तेमाल हिंदू फैमिली यूनिट्स करती है और हजारों करोड़ों का टैक्स बचाती है हर साल। 2024 के इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले यूसीसी का बवाल अब शुरू हो चुका है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जैक्टली है क्या? इसका ड्राफ्ट, इसका प्लान, इसका व्हाइट पेपर क्या किसी ने देखा है? लेकिन यूनिफॉर्म शब्द देखकर एग्जेम्पशन की लाइन शुरू हो चुकी है। तो अगर एग्जेम्पशन और एक्सेप्शन ही करना है तो फिर यूसीसी किस बात का? कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यूसीसी पूरे तरीके से अगर लागू कर दिया गया तो नागालैंड, झारखंड ही नहीं, मुसलमान और क्रिश्चियंस ही नहीं, बल्कि लाखों हिंदुओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है। और शायद इसीलिए राम मंदिर और आर्टिकल 370 के बाद बीजेपी के तीसरे बड़े वायदे को सार्थक करने में इतना ज्यादा समय लग रहा है। पहले दो वायदों का एजेंडा थोड़ा क्लियर था, एक जगह मंदिर बनाना था, एक जगह 370 गिराना था। यूसीसी बहुत ही जटिल समस्या है, नहीं तो अभी तक लागू हो चुका होता। लेकिन इलेक्शन से पहले मोदी जी ने यूसीसी का जिन सत्ता के गलियारों में हाल ही में छोड़ ही दिया। मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट, इतना आइडियोलॉजिकल और इतना ज्वलंत है कि बगैर किसी ड्राफ्ट, बगैर किसी बिल इस पर बहस अब छिड़ चुकी है। न्यूज चैनल्स पर मच्छी बाजार लग चुका है और काफी पार्टियों ने अपनी इनिशियल प्रतिक्रिया दे दी है। कुछ ने दबे स्वरों में इसका समर्थन किया है और कुछ ने कहा है यह तो डाइवर्जनरी टैक्टिक है। प्रधानमंत्री मोदी प्राइस राइज, जॉब लॉस और मणिपुर के बारे में तो नहीं बोल सकते हैं, तो इसीलिए झोला लेकर निकल चले हैं सोसाइटी को पोलराइज करने। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में टमाटर के दाम के मीम्स के साथ साथ सपोर्ट यूसीसी पिटीशन भी अब दिखने लगे हैं। पर शायद स्लीप डिप्राइव्ड 4th ईयर वाले लॉ स्टूडेंट्स को छोड़कर किसी को भी यह पता नहीं है कि यूसीसी कितना नुआंस्ड, कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना सेंसिटिव मुद्दा है। कोशिश रहेगी आज के देशभक्त के एपिसोड में इस नुआंस को, इस कॉम्प्लिकेशन को आपको सरल भाषा में समझाएं। लेकिन इस मेगा एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दें कि देशभक्त भी कहता है कि आइडियल सिचुएशन में इन थियोरी इंडिया के पास भी यूसीसी होना चाहिए। होना तो लेबर के लिए मिनिमम वेज भी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए फ्री कॉलेज एजुकेशन भी होना चाहिए, देशवासियों के लिए यूनिवर्सल फ्री हेल्थ केयर भी होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या संभव है, हम कितना कर सकते हैं, कितना प्रैक्टिकल है और उसका लाभ क्या होगा, फोकस रहेगा उस चीज पर। देशभक्त के आज के एपिसोड में सिंपल भाषा में बोलें तो समझेंगे कि यूसीसी क्या है, इसकी हिस्ट्री इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्या सिर्फ मुसलमानों या ट्राइबल्स को ही प्रॉब्लम होगा यूसीसी के आने से या सारे फैमिली लॉज इंक्लूडिंग हिंदू यूनाइटेड फैमिली को भी, और क्या यूसीसी सोल्यूशन है टू आवर करंट डे प्रॉब्लम्स। अगर लागू हो जाता है तो क्या हो जाएगा और 2024 से पहले क्या इसको लाया जा सकता है जैसे कि पॉलिटिकल एक हवा चल रही है, या फिर यह एक डिस्ट्रैक्शन है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहां यूनिफॉर्म और कोड समझना तो काफी आसान है। यूनिफॉर्म यानी एक समान, सबके ऊपर एक तरीके से लागू होने वाला, और कोड यानी कलेक्शन ऑफ लॉज जो सिमिलर इशू के बारे में एक चीज को कोडिफाई करते हैं, उस पर एक लॉ बनाते हैं। लेकिन देखते हैं कि यह सिविल क्या है, और यह थोड़ा सा लंबा है। इंडिया का लीगल सिस्टम इंग्लिश लीगल थियोरी से काफी इन्फ्लुएंस्ड है, और इंग्लिश लीगल थियोरी में सिविल और क्रिमिनल दो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। मान लीजिए मनोज ने प्रवेश पर हमला किया और उसके चलते प्रवेश की मौत हो जाती है। अब इंग्लिश लीगल थियोरी के हिसाब से मनोज ने जो किया वो प्रवेश के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूरे समाज के खिलाफ एक एक्ट किया था, एक गलत काम किया था, समाज के बुनियादी उसूलों को तोड़ा था। यानी कि जब केस बनेगा कोर्ट में तो वो एक क्रिमिनल केस बनेगा, मनोज वर्सेस प्रवेश नहीं, बल्कि मनोज वर्सेस द स्टेट, जो भी स्टेट है, इंडिया या इंग्लैंड हो। दूसरी तरफ सिविल मामले जो होते हैं वो मनोज और प्रवेश के आपसी संबंधों से डील करते हैं, जैसा कि इंप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, शादी ले लीजिए। ऐसे मामलों में केस मनोज वर्सेस प्रवेश का बनेगा, व्यक्ति बनाम व्यक्ति, स्टेट एम्पायर समझ लीजिए उस केस में।
असॉल्ट, मर्डर, किडनैपिंग, थेफ्ट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं क्रिमिनल मामलों का। और हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ ऑलरेडी है। कोई हिंदू चोरी करे, कोई मुसलमान, सिख, ईसाई चोरी करे, कायदे से सजा सबको एक ही मिलती है, अलग अलग कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग नहीं। हां, कहीं कहीं कुछ लोगों को मालाएं पहनाई जाती हैं, बट दैट्स बिसाइड द पॉइंट। अब आते हैं सिविल मामलों पर। इसमें काफी चीजें आती हैं। प्रॉपर्टी लॉ है, घर का खरीदना, उसका बेचना, कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेल परचेज, रेंट, लीज डीड, और बिजनेस और कंज्यूमर रिलेटेड इश्यूज, और फैमिली लॉ, शादी, डिवोर्स टाइप मामले। अब हिंदुस्तान में ज्यादातर सिविल मामलों में भी एक यूनिफॉर्मिटी है। प्रॉपर्टीज लॉ हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, आपके मजहब के हिसाब से यहां रूल नहीं चलता है। पर एक ऐसा सिविल मुद्दा है जहां मजहब के मुताबिक लॉ बदलता रहता है, और वो है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ यानी शादी, तलाक, मेंटेनेंस, अडॉप्शन और सक्सेशन से जुड़े हुए लॉज। यूनिफाइड सिविल कोड का मुद्दा इन्हीं फैमिली लॉज के बारे में है कि फैमिली लॉज भी यूनिफॉर्म हो, एक समान हो। और यहां आपके दिमाग में अब सवाल उठने लगेगा कि भाई, जब बाकी सारे इतने लॉज सिमिलर, सेम हो चुके हैं, समान हो चुके हैं, तो फैमिली लॉ क्यों नहीं? ये जानने के लिए हमारे ऑडियंस का फेवरेट सेक्शन बहुत जरूरी है, जो कि है हिस्ट्री, जहां अंग्रेज अपनी लीगल थ्योरी के साथ एंट्री मारते हैं इनटू इंडिया। देखिए, अगर किसी के घर में चोर घुसता है तो वो चोरी करने पर फोकस करेगा ना, या फिर मियां बीवी वहां अगर लड़ रहे होंगे तो उसको सुलझाने बैठ जाएगा। अंग्रेज भी इसी तरीके से हिंदुस्तान में आए और पूरी शिद्दत के साथ हिंदुस्तान को लूटने का काम शुरू कर दिया। पर जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ता रहा, तो वो धीरे धीरे ट्रेडर्स से रूलर्स बनने लगे, और उनको अपने कंट्रोल वाले एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी शुरू करना पड़ा। नॉट बिकॉज दे वर सो नाइस, इसलिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अगर तंदुरुस्त होगा तभी तो टैक्स रेवेन्यू भी ज्यादा तंदुरुस्त होगा। इसी के चलते उन्होंने 1772 में एक जुडिशियल प्लान निकाला कि उनके अदालतों का सिस्टम इंडिया में कैसा होगा, और उसी के साथ उन्होंने अपने कंट्रोल वाले एरियाज में एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड धीरे धीरे उन्होंने इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। मगर सिविल मामलों में कंपनी बहादुर ने दखल अंदाजी देना ठीक नहीं समझा, तो इसीलिए मुसलमानों के लिए मुस्लिम सिविल लॉ, हिंदूज के लिए हिंदू सिविल लॉ। लेकिन प्रॉब्लम तब भी है क्योंकि हिंदू और मुसलमानों में भी अपने कास्ट, अपने रिलीजन, अपने सेक्ट्स की काफी डिफरेंसेस हैं। तो फिर अंग्रेजों ने कोशिश किया, अच्छा ठीक है, थोड़ा शास्त्र पढ़ेंगे, थोड़ा कुरान पढ़ेंगे, और मुस्लिम्स और हिंदूज के लॉज को भी थोड़ा ऑर्गेनाइज या कोडिफाई करने की कोशिश की गई। हालांकि कस्टमरी प्रैक्टिसेस के लिए एग्जेम्पशंस उन्हें भी बनाने पड़े क्योंकि ये इतने तगड़े थे। मगर समय समय के साथ ये लॉज भी थोड़े चेंज होते रहे, और अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजन, उसमें भी थोड़ा चेंज होने लगा। खास करके जब राजा राम मोहन रॉय जैसे सोशल रिफॉर्मर्स ने हुकूमत पर काफी प्रेशर डाला। इसीलिए 1829 में बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पास हुआ। 1856 में हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। ये काफी फार रीचिंग लेजिस्लेशंस थे, और इसी के साथ साथ अंग्रेजों ने लॉ कमीशंस भी बैठाने शुरू किए और अलग अलग लॉज पास करने लगे यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए हमारे सोसाइटी में। 1859 सीपीसी, 1860 आईपीसी, 1861 सीआरपीसी, 1872 इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, 1873 इंडियन ओथ्स एक्ट, 1873 में ही स्पेशल मैरिज एक्ट। चेंजेस काफी किए गए, लेकिन ये चेंजेस उतने भी काफी नहीं थे। मुस्लिम्स हो या हिंदू लॉ हो, इनहेरिटेंस के मामले में इक्वालिटी तब भी नहीं थी। मुस्लिम लॉ में महिलाओं के लिए राइट टू डिवोर्स नहीं था। हिंदू लॉ में तो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हजारों सालों की प्रथा कोई भी एक झटके में खत्म नहीं कर सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, कुछ दशकों में भी नहीं खत्म कर सकता है। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए जैसे जैसे इंडिपेंडेंस का टाइम आने लगा, तो इस मामले पर काफी डिबेट होने लगा कि भाई अब इंडिपेंडेंस आ रहा है, अब क्या करें। अब यूसीसी ना लाने का उस समय में नेहरू के क्या उसमें कोई रोल था, उनकी कोई गलती थी? आजादी के बाद अंबेडकर और नेहरू चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में उनकी यह मंशा हमें साफ दिखती है। मगर वो ये जानते थे, ये मानते थे कि पोस्ट पार्टीशन वायलेंस और प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन के प्रोसेस के चलते एक और नया चैलेंज आप नहीं ले सकते हो। यूसीसी उस समय आप नहीं ला सकते हो। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे देश के शुरुआती दशकों में वेस्टर्न नेशन शर्त लगाते थे कि इंडिया से ना हो पाएगा, हम गरीबी और भूखमरी से, उसके दलदल से निकल नहीं पाएंगे। आज जो हम सुपर पावर की कगार पर खड़े हुए हैं, उसकी नींव ये पिछले 70 सालों में ही डली है। अंबेडकर की राय थी कि यूसीसी बनाई जानी चाहिए, मगर उसे ऑप्शनल कर दें। और नेहरू ये मानते थे कि यूसीसी से पहले देश में एक हिंदू कोड बिल पास हो, जो हिंदू फैमिली लॉज को मॉडर्नाइज करे।
क्योंकि नेहरू जानते थे कि वो अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके इसको कोडिफाई कर सकते थे, हिंदू कम्युनिटी को रिफॉर्म कर सकते थे, उन्हें कन्विंस कर सकते थे। और ये होना भी वैसे ही चाहिए। यूसीसी बिल भी कंसल्टेशन के साथ आना चाहिए, जबरन ठूसना नहीं चाहिए किसी के ऊपर। कंजर्वेटिव हिंदू लीडर्स ने उस समय भी इस बिल का काफी ऑपोजिशन किया था, मगर 52 के जनरल इलेक्शन के बाद जब नेहरू ने अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी साबित कर दी तो ज्यादा ऑपोजिशन का स्कोप था नहीं। नेहरू ने उसको यूज किया, अपनी पॉपुलैरिटी को यूज किया, और एक साथ तो वो बिल नहीं पास कर पाए, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट अलग अलग हिस्सों में लॉज पास हुए। ये कौन से थे? 1955 हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 हिंदू सक्सेशन एक्ट, 1956 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड 1956 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और इन एक्ट्स में हिंदू को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि हिंदू यानी वो सारी कम्युनिटीज जो मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, जू या ट्राइबल नहीं है। तो बेसिकली नेहरू ने लगे हाथ सिख, जैन, बुद्धिस्ट फैमिली लॉज को भी एक हद तक मॉडर्नाइज कर दिया। मकसद तो यही था कि जल्द ही बाकी लोग भी ये फैमिली लॉज देखें और अपने आप को मॉडर्नाइज करने की राह पर चल रहे, जिससे कि यूसीसी बने, उसके बनने का रास्ता अपने आप खुल जाए, जैसे कि आर्टिकल 44 चाहती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है, और इस वजह से आज बहुतों का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बाय फोर्स ही लगाना पड़ेगा अगर आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के शब्दों को अगर साकार करना है। वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यह भी लिखा है कि देश में कंप्लीट अल्कोहल प्रोहिबिशन हो और वेल्थ इनइक्वालिटी ना बढ़े। ये दोनों चीजें तो ना होने वाली हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी राइट्स का है। समझाता हूं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 24 इंडिविजुअल्स की राइट को, इक्वालिटी और फ्रीडम प्रोटेक्ट करती है, और आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है। आर्टिकल 25 के अंडर सबको राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन मिलता है, मगर इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ रिलीजन के चलते दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हो, और इसी के चलते एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हुआ कि भाई आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं भैया अनटचेबिलिटी तो मेरे पार्ट ऑफ रिलीजन है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि आप दूसरे पर ठेस नहीं पहुंचा सकती हो। तो यहां प्रेसिडेंस काफी साफ है कि अगर मामला इक्वालिटी और प्रोग्रेस का है तो सरकार और कोर्ट्स रिलीजन में इंटरफेयर कर सकती हैं। जब यूसीसी का मुद्दा उठता है तो शिकायत यह होती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस तो कोई नहीं करता है, नहीं हुई है, जबकि वो बहुत रिग्रेसिव और अनइक्वल है। शायद आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा हो, तो चलिए इस डिबेटेबल, इस कंट्रोवर्शियल इशू को उठाते हैं। इस डिबेट में सबसे ज्यादा, सबसे पहला, सबसे नोन, सबसे चर्चित केस होता है शाह बानो केस। बात 1970s की है। 70 साल की शाह बानो ने कोर्ट में केस किया कि वो और उनके पति अहमद खान लीगली मैरिड हैं, मगर अब सेपरेट हो चुके हैं, और अहमद खान मेंटेनेंस के लिए जो पैसा भेजते थे वो उन्होंने भेजना बंद कर दिया है। केस फाइल होने के बाद अहमद खान ने शाह बानो को तलाक दे दिया और कहा कि उनको अब लीगली सिर्फ इद्दत पीरियड तक, यानी 3 महीनों तक शाह बानो को मेंटेनेंस अब देना है। कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, केस तो बनता है सीआरपीसी सेक्शन 125 का, जो मेंटेनेंस लॉ का है। उसके हिसाब से अगर पति और पत्नी का डिवोर्स हो जाता है, पत्नी ने फिर से शादी नहीं की और पैसा कमाने की एबिलिटी नहीं है, सक्षम नहीं है, और पति पैसे कमाता है, तो उस पति को अपनी एक्स वाइफ को फाइनेंशियली मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यह लॉ है। और कोर्ट ने कहा कि भाई अहमद खान, सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत जब तक शाह बानो जिंदा है तब तक मंथली एलिमनी आपको देनी पड़ेगी। एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और इंपॉर्टेंट इंटरफेरेंस इनटू मुस्लिम पर्सनल लॉ में माना जाता है इस जजमेंट को। मगर बदकिस्मती से बात यह हुई कि तभी राजीव गांधी, जो उस टाइम पे नए नए प्रधानमंत्री बने थे, कंजर्वेटिव मुस्लिम मिनिस्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेशर में आके इस डिसीजन को ओवरटर्न करने की एक कोशिश हुई और एक ऐसा लॉ बनाया गया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, जिसके तहत मुस्लिम हस्बैंड को, और एटलीस्ट उस समय इसको ऐसे पढ़ा गया कि मुस्लिम हस्बैंड को सिर्फ 3 महीने तक मेंटेनेंस करना पड़ेगा। उसके बाद मेंटेनेंस का जिम्मा वाइफ की फैमिली मेंबर्स या वक्फ बोर्ड पर पड़ता है। राजीव गांधी का यह फैसला अपीजमेंट की तरह देखा गया और बहुत ही एक बेकार एक्ट इसको माना जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। दनियाल लतीफी, जो शाह बानो के लॉयर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया राजीव गांधी के इस लॉ के खिलाफ। देर से ही सही, इंटरप्रिटेशन में देर से ही सही, 2001 में लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पर फाइनल फैसला आया और विनिंग आर्ग्यूमेंट यह था, और बहुत इंटरेस्टिंग है, कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट में बड़ी शातिर तरीके से लिखा यह गया था कि इद्दत पीरियड में डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन आर इंटाइटल्ड टू रीजनेबल एंड फेयर मेंटेनेंस। कहीं टाइम फ्रेम मेंशन नहीं किया गया था,
और यही लतीफी साहब ने शानदार आर्ग्यूमेंट डाला कि रीजनेबल एंड फेयर यानी जब तक महिला अपनी पूरी जिंदगी प्री डिवोर्स स्टैंडर्ड में उनको निकालना चाहिए, और अगर डिवोर्स के बाद हस्बैंड ये जिंदगी भर का मेंटेनेंस अमाउंट 3 महीनों में ना दे सके तो कोई बात नहीं, आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दे दो, जैसा कि सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत ऐसे में ही होता है। अब आप समझे, राजीव गांधी ने जिस लॉ को पास करके शाहबानो केस को ओवरटर्न किया, वो लॉ खुद ही फिर से ओवरटर्न हो चुका है कोर्ट में, और मुस्लिम महिला को आज के इंडिया में वही मेंटेनेंस का हक मिलता है जो एक हिंदू महिला को मिलता है। अब ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि शाहबानो और दनियाल लतीफी तो मुसलमान ही थे, और उन्हीं की जद्दोजहद से मुस्लिम मेंटेनेंस लॉ में इतना बड़ा प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पॉसिबल हुआ था। समझाता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, उसमें यह लिखा है कि एक हिंदू संतान का नेचुरल गार्जियन उसका पिता ही हो सकता है। बड़ा मिसोजिनिस्टिक लॉ है भाई ये। मैं माता क्यों नहीं, मां क्यों नहीं? तो 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते समय इस प्रोविजन को खारिज कर दिया और यह कहा दैट द फादर, एंड आई कोट, कैन नॉट बी एस्क्राइब्ड टू बी अ प्रेफरेंशियल राइट ओवर द मदर इन द मैटर ऑफ गार्जियनशिप। यूनिफॉर्म सिविल कोड का डिबेट में पॉलीगमी का भी इशू आता है, पर नंबर्स इसके बारे में क्या कहते हैं? 1961 तक सरकारी सेंसस डेटा में रिलीजन वाइज मैरिज डेटा भी कलेक्ट किया जाता था। हिंदूज में जहां पॉलीगमी का परसेंटेज 5.8 था, मुसलमानों का था 5.7। 1974 में एक सरकारी कमिटी, द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया, ने पॉलीगमी पर एक सर्वे किया और उसमें भी ऑलमोस्ट सेम नंबर्स उनको दिखने को मिले। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक पॉलीगमी का परसेंटेज अक्रॉस रिलीजन कम हुआ है। सर्वे में 1.9% शादीशुदा मुसलमान महिलाओं ने कहा कि उनके पति के पास उनको छोड़कर और बीबियां हैं। यही आंकड़ा शादीशुदा हिंदू महिलाओं के लिए 1.3% रहा। मुंबई बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के एनालिसिस के मुताबिक पॉलीगमी ट्राइबल कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा है आज के डेट में, और अक्रॉस कम्युनिटी जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ती है वैसे वैसे पॉलीगमी का रेट कम होता रहता है। इंस्टीट्यूट ने अपने रिसर्च पेपर में खुद ही इस बात को कंक्लूड किया है कि भाई इससे पहले कि कोई इसको सोशल या डेमोग्राफिक मुद्दा बनाए, यह याद रखा जाए कि देश में पॉलीगमी की परसेंटेज वैसे ही बहुत धीरे धीरे कम हो रही है और डिक्रीज हो रही है, और धीरे धीरे यह फेड अवे कर जाएगी। लेकिन ये 1%, 2% को लेकर सोशल फॉल्ट लाइन निकालकर इसी के ऊपर पॉलिटिक्स बनाया जाता है और सबको बताया जाता है कि भाई खतरे में है, पूरी सोसाइटी खतरे में है। मोदी जी ने कहा है कि जब तक घर में सभी सदस्यों पर एक जैसा कानून लागू नहीं होता है तब तक घर कैसे चलेगा। मोदी जी का इशारा किस तरफ था वो आप कपड़े देखकर समझ सकते हैं, मगर टेक्निकली उन्होंने बात सही कहा है। बात यहां असल में मर्द और औरत के बीच में इनइक्वालिटी की है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड कम से कम जेंडर जस्टिस तो ला सकती है हमारे देश में। लेकिन क्या और भी तरीके हैं? हिंदुस्तान में किसी भी फैमिली कोड में जेंडर इक्वालिटी मौजूद नहीं है। लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। यहां तक कि स्पेशल मैरिजेस एक्ट में भी आज के डेट में भी प्रॉब्लम्स है। 21st लॉ कमीशन ने फैमिली लॉ के ऊपर एक बेहतरीन पेपर छापा था 2018 में, जिसमें फैमिली लॉज को एनालाइज किया गया था। क्योंकि आपके पास 185 पेजेस रिपोर्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, तो हम आपको कॉन्साइज में बता देते हैं। फैमिली लॉज की प्रॉब्लम्स पर गौर करते हैं, हम आपको बता देते हैं। क्विक लुक एट फैमिली लॉज और उसके प्रॉब्लम्स में। हिंदू सक्सेशन लॉ जो 2005 के अमेंडमेंट के बाद ज्यादा प्रोग्रेसिव हुआ है, ज्यादा इक्वल बना है, उसमें अब भी डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है। फॉर एग्जांपल, जायदाद के बंटवारे के लिए पुरुष का मैरिटल स्टेटस कंसिडर नहीं होता है, मगर महिला का होता है। इसके चलते कुछ केसेस में यहां तक हो चुका है कि पत्नी ने खुद से पैसे कमाकर प्रॉपर्टी खरीदी है, पर अचानक पति और पत्नी दोनों की मौत हो जाती है, जिसके बाद पत्नी की सारी प्रॉपर्टी उसके इन-लॉज की हो जाती है, और पत्नी के खुद के मां बाप हो सकते हैं, बूढ़े मां बाप हो या सिबलिंग्स हो, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम फैमिली लॉ में आज तक हिंदुस्तान में बेटी और बेटे को इनहेरिटेंस इक्वल देने का कोई सिस्टम नहीं मिला है। उसके ऊपर से मुस्लिम इनहेरिटेंस लॉ ऑर्फन्ड ग्रैंडचिल्ड्रन के मामले में बहुत अनजस्ट माना जाता है। हिंदू सक्सेशन लॉ के तहत बेटा बेटी शेयर इक्वल मिलता है प्रॉपर्टी में इंटरस्टेट सक्सेशन में, यानी अगर किसी की मौत हो गई और उन्होंने कोई विल, कोई वसीयत नहीं लिखी है तो प्रॉपर्टी इक्वली बटेगी। काफी प्रोग्रेसिव है। मगर हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 30 के तहत एक हिंदू अपनी सारी प्रॉपर्टी, चाहे तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, वो सारी प्रॉपर्टी को अपने मन चाहे इंसान को दे सकता है। जबकि मुस्लिम लॉ में ऐसा नहीं है।
वहां बेटी को बेटे से कम मिलता है, मगर गारंटीड कुछ तो मिलता है, क्योंकि मुस्लिम लॉ के तहत एक मुस्लिम सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का 1/3, 1/3 वसीयत करके किसी के नाम कर सकता है, बाकी का 2/3 लीगल एस को ही मिलता है। लेकिन मुस्लिम फैमिली लॉ में देखिए कितना ज्यादा गेपिंग होल है। एज ऑफ कंसेंट को कोडिफाई नहीं किया गया है अभी तक, और इसकी सख्त जरूरत है कि इसको कोडिफाई किया जाए जल्द से जल्द। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पॉलीगमी अंडर मुस्लिम सिविल लॉ को भी अनइक्वल बताया, क्योंकि यह हक सिर्फ पुरुष को यहां मिलता है, और उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर भी जल्दी कोई फैसला करे, जैसे कि 3 तलाक के केस में किया था। अब यह पॉइंट आउट भी करना जरूरी है कि हिंदूज में भी इल्लीगल होने के बावजूद बिगमी यानी शादियां, 2 शादियां करना और चाइल्ड मैरिज के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं, और इस चीज की भी निगरानी होनी चाहिए। अरे पैंडेमिक के टाइम पे तो चाइल्ड मैरिजेस हमारे देश में बढ़ी हैं। दीज आर हार्ड डेटा फैक्ट्स। आप राजस्थान में जाकर देख लीजिए, आज के डेट में भी 25% शादियां हो रही हैं, अंडर एज शादियां हो रही हैं। लेकिन जैसा कि कहा, यह चीजें टाइम लगती हैं चेंज होने में। 2-3 दशक पहले ये 65% था अंडर एज मैरिज इन राजस्थान। पारसी फैमिली लॉस को देख लीजिए। अगर कोई पारसी महिला एक गैर पारसी पुरुष के साथ शादी करती है, तो पारसी महिला अपना पारसी स्टेटस ही खो देती है। उसके चलते उनके बच्चों को अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स की इनहेरिटेंस नहीं मिल सकती है। स्पेशल मैरिज एक्ट में भी प्रॉब्लम्स है, खास करके शादी का वो 30 डे वाला पब्लिक नोटिस वाला इशू, जिस वजह से बहुत इंटरफेथ और इंटरकास्ट कपल्स जो भागकर शादी करते हैं, उनकी फैमिलीज को पता चल जाता है, क्योंकि वहां तो कोर्ट में नोटिस लगा हुआ है 30 दिन का। इसके चलते जबरदस्ती शादियां तोड़वाई जाती हैं, खून खराबे होते हैं, ऑनर किलिंग होती है। रिपोर्ट ने सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं, कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात की थी, जैसा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बनाओ, एक यूनिफॉर्म एज ऑफ कंसेंट पास करो, डाइवोर्स प्रोसेस को सिंप्लीफाई करो, और स्पेशल मैरिज एक्ट का ये जो पब्लिक नोटिस पीरियड है, जो तमाशा होता है, इसको बंद करो। मगर इसी रिपोर्ट ने यूसीसी को नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल बताया है, क्योंकि ये हमारे कानून के दायरे में ही ये सारी चीजें हो सकती हैं। सबसे बड़ा रीजन है कि लॉज को यूनिफॉर्म लाना सिंपल बात नहीं है। यूसीसी छोड़िए, सिर्फ हिंदूज के अंदर ही आप देख लीजिए कितने सारे लॉज हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के तहत सगोत्र यानी एक ही गोत्र में शादी मना है लीगली। इसका मतलब यह है कि दूल्हे के साइड से 5 पीढ़ियों तक और दुल्हन के साइड से 3 पीढ़ियों तक कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। अब जो साउथ इंडिया से देशभक्त का ये एपिसोड देख रहे हैं वो काफी हैरान होंगे, क्योंकि सदर्न स्टेट्स में अंकल और नीस के बीच में शादी होना एक कॉमन सी बात है। तो जिस प्रथा के चलते अगर कुछ हो गया तो हरियाणा में खाप पंचायत शादी नहीं होने देगी, वही चीज आंध्रा में बड़े धूमधाम से बनाया जाता है, और वो भी लीगली, क्योंकि उसी हिंदू मैरिज लॉ के सेक्शन 5 में एग्जेम्पशन मौजूद है कि अगर रीति रिवाज के चलते इजाजत है तो ऐसी शादियां हो सकती हैं, और होने दो। और देखिए, यूपी में हिंदू एग्रीकल्चरल लैंड इनहेरिटेंस के लॉज कुछ अलग हैं, कर्नाटका में वही लॉज कुछ अलग हैं, शिया कम्युनिटी के इनहेरिटेंस लॉज अलग हैं, सुन्नी कम्युनिटीज के लॉ अलग हैं। बहुत सारे कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड डिफरेंसेस मौजूद हैं कम्युनिटीज में, चाहे शादी हो चाहे इनहेरिटेंस हो। ये एग्जांपल्स मैं आपको सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग, इसको आप समझिए, इसके और भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लीगल एक्सेप्शंस, एग्जेम्पशंस बहुत जगह मौजूद हैं। अच्छा चलो मान लीजिए कि सरकार ने कहा नहीं, हमें करना ही है, और हम पूरा का पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू कर देंगे 2024 के इलेक्शन से पहले। तो कुछ तीखे सवाल आएंगे। क्या यूनिफॉर्मिटी के नाम पर सबको सगोत्र यानी वही सेम गोत्र के अंदर शादी करने की अनुमति मिल जाएगी क्या, या इस पे एग्जेम्पशन होगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 21st लॉ कमीशन के हिसाब से तो इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारा टैक्स लॉस होता है। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड चलते HUF को खारिज कर दिया जाएगा? वही HUF, मान लीजिए 10,000 से ज्यादा HUF टैक्सेस जमा करते हैं, और हजारों करोड़ का घाटा होता है हमारे सरकार को, क्योंकि HUF एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट बनकर बैठ गया है। तो इसको छुआ जाएगा या यहां भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा? 2005 में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंड हुआ था, तो उसके कुछ हद तक रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी थी, यानी 2005 से पहले भी जो प्रॉपर्टी बटी थी उसमें भी ये लॉ अप्लाई होता है। तो अब जब यूसीसी आएगा तो क्या उसका भी कुछ हद तक रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा, या यहां भी एग्जेम्पशन होगा? क्या ये यूसीसी ट्राइबल कम्युनिटीज पर भी लागू होगा?
कुछ ट्राइब्स इंडिया में मेट्रियाकल हैं, माने जहां प्रॉपर्टी बाप से बेटे नहीं मां से बेटी को इनहेरिट होता है, उन ट्राइब्स का क्या होगा? शेड्यूल 6 एरियाज खासकर कि नॉर्थ ईस्ट में जहां कस्टमरी लॉज की काफी प्रोटेक्शन दी गई है हमारे संविधान में, वहां क्या होगा? जो ट्राइब्स की जमीन 6 शेड्यूल में नहीं आती है उन ट्राइब्स का क्या होगा? क्या छत्तीसगढ़ के आदिवासियों पर भी यूसीसी लागू होगा या वहां भी एग्जेम्पशन हो जाएगा? इन सवालों पर कोई ठोस जवाब है नहीं, क्योंकि यूसीसी है क्या वही हमें मालूम नहीं आज तक। कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो गोवा के तरफ, वहां तो पहले से ही यूसीसी मौजूद है, मगर गोवा का यूसीसी तो कॉमेडी शो चल रहा है। जैसे अगर हिंदू मैरिज है और पत्नी 30 साल की हो गई है और बेटा पैदा नहीं कर पाई तो पति के पास दूसरी शादी करने की अनुमति होती है। फकीरी प्रो मैक्स चल रही है। और ये सिर्फ एक प्रॉब्लम बता रहा हूं जो गोवा की यूसीसी में है। इसीलिए 21st लॉ कमीशन ने यह कहा था कि पहले सारे अलग अलग कम्युनिटीज के कस्टमरी लॉज को कोडिफाई करते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि यह काम आज तक नहीं किया गया है। और क्या क्या उसमें एग्जेम्पशंस परमिटेड हैं, क्या नहीं है, पहले उसको देखते हैं। उसके बाद हर कम्युनिटी के फैमिली लॉज के अंदर सुधार करने की कोशिश करते हैं और उनको जेंडर जस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो उसकी जरूरत है। और नॉन रिलीजियस सिविल लॉज को, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, इनके जो लूपहोल्स हैं उनको फिक्स करो। अवेयरनेस जो है लॉस के बारे में उनको पहले बढ़ाओ और ट्राइबल कम्युनिटीज पर जबरदस्ती यूसीसी लागू करने की कोशिश भी मत करो। बेसिकली 21st लॉ कमीशन ने यह कहा है कि यूनाइटेड का मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है, याद है ना? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नॉट वन नेशन, वन इलेक्शन, वन लीडर। वो यूनिटी नहीं होता है। हमें अपनी डाइवर्स इंडिया को याद रखना चाहिए और डाइवर्सिटी के नाम पर ह्यूमन राइट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन हम तो सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं यूनिटी के नाम पर। करने की यह जरूरत है कि यूसीसी को छोड़ो, अपनी कम्युनिटीज, फैमिली लॉस को उनको ऊपर लाओ, उनको बरकरार करो, उनके अंदर जेंडर इक्वालिटी लाओ, ताकि स्पिरिट सब में सेम हो और धीरे धीरे सबके पास सेम लॉज आ जाएं। बीजेपी सरकार ने ऑब्वियसली 21st लॉ कमीशन की इस रिपोर्ट के सजेशंस पर अमल नहीं किया है। उल्टा सरकार ने 22nd लॉ कमीशन, जिसका टर्म अभी 2023 में खत्म होने वाला था, उसको अगस्त 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है। एकदम एंड में उनको यूसीसी पर एक रिपोर्ट बनाने का काम सौंप दिया है, ताकि रिपोर्ट 2024 जनरल इलेक्शंस के साथ कोइंसाइड करे। अब जाहिर सी बात है, ये पोलराइजेशन के लिए हो रहा है, डिबेट के लिए हो रहा है, वोट्स के लिए हो रहा है, या जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस और देश के लिए हो रहा है, ये आप समझ लीजिए। और ये पोलराइजेशन का एजेंडा तब तक चलता रहेगा जब हम इन मुद्दों को लेकर सिर्फ सुपरफिशियली इंगेज करेंगे, व्हाट्सएप लेवल तक। इसीलिए हमें यह कोशिश करनी होगी, और कम से कम इस वीडियो से हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको भी पूरे डिटेल्स, पूरे नुआंस समझ में आए कि ये यूसीसी का मुद्दा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। याद रखिए, एक ही घर में 2 सदस्यों के अलग अलग नियम हो सकते हैं, खास करके अगर वो घर 1.4 बिलियन स्ट्रांग हो और वो घर हमारे देश जैसा विशाल हो। तो कितना पॉलिटिक्स हो रहा है यूसीसी को लेकर और कितना असल में देश को लेकर बात हो रही है यूसीसी को लेकर। और अगर यूसीसी लागू हो भी जाता है तो क्या आपको नौकरी मिलने वाली है, क्या हमारा पर कैपिटा बढ़ने वाला है, या हम 5 ट्रिलियन टन इकोनॉमी बन जाएंगे। यही बात आपको सोचने की जरूरत है कि फॉल्ट लाइंस को खरीदे जा रहे हैं वोट बटोरने के लिए, या देश को आगे ले जा रहा है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। अच्छी तरीके से मालूम है देशभक्त पे ये सबसे लंबा एपिसोड रहा है आज तक का, क्योंकि यूसीसी का मुद्दा भी इतना ही लंबा और कॉम्प्लिकेटेड रहा है। थैंक्स सो मच टू कोडिंग इन्वेडर्स फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। नीचे मैंने कोडिंग इन्वेडर्स का लिंक देकर रखा है। अगर आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हो, आईटी फील्ड में शिफ्ट करना चाहते हो, तो जरूर ट्राई आउट करो कोडिंग इन्वेडर्स। कोड भी देकर रखा है DB27, 27% फी डिस्काउंट, अगर only for the first 150 for the job guarantee batch. Many thanks for joining.